नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है ये बंदर अब ना छूटेगा और इसके 13 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 14वां पार्ट है। यदि आपने 13 पार्ट नहीं पढ़े हैं तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के बाकी के 13 पार्ट पढ़ सकते हैं। तो अब ये 14वां पार्ट आज हम स्टार्ट करते हैं। विजय जी का ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर बोल देते हैं, डॉक्टर जल्दी से फॉर्म भर दीजिए और पैसे जमा करवा दीजिए, हमारे पास समय बहुत कम है। कबीर फॉर्म भरकर कांपते हाथों से साइन कर देता है और डॉक्टर से, डॉक्टर साहब प्लीज़ मेरे बापूजी को बचा लीजिए। डॉक्टर रिलैक्स, हमें अपना काम करने दीजिए और बाकी आप ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। नर्स विजय जी को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाती है। ऊषा और कबीर बाहर उनका इंतजार करते हैं। तभी दीनू काका का फ़ोन कबीर के पास आता है। कबीर, बाबू विजय भाई जी का फ़ोन नहीं लग रहा, मैंने बहुत बार ट्राई कर लिया। कबीर, दीनू काका बापू हॉस्पिटल में हैं, उनको हार्ट अटैक आया है, अभी वो ऑपरेशन थिएटर में है। काका, क्या ये सब कैसे हो गया और कब? दीनू काका, अभी घंटे भर पहले। कबीर भर्राए गले से कहता है, काका बेटा मैं आऊँ क्या? नहीं काका, आप परेशान मत हो, मैं और ऊषा हॉस्पिटल में हैं। तभी नर्स आती है। ऊषा लपक कर नर्स के पास जाती है। ऊषा, सिस्टर अब कैसे हैं बापू? नर्स, उनकी कंडीशन लगातार गिरती जा रही है, परंतु हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। नर्स एक फॉर्म देते हुए, आप इस पर सिग्नेचर कर दीजिए। ऊषा फॉर्म लेकर कबीर को दे देती है। कबीर उस पर साइन कर देता है। नर्स फुर्ती से अंदर चली जाती है। घंटे भर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। आई एम सॉरी, हम विजय जी को नहीं बचा पाए। इतना सुनते ही ऊषा के आंखों से टप टप आंसू निकलने लगे। वो वहीं बेंच पर बैठ गई। कबीर भी धड़ाम से घुटनों के बल वहीं जमीन पर बैठ गया। मेरा तो सब कुछ लुट गया। कबीर की आंखों से आंसू भी नहीं निकल पा रहे थे। विजय जी के अंतिम संस्कार के बाद ऊषा घर छोड़कर चली जाती है। दीनू काका ने कबीर को बताया कि बापू कह रहे थे कि ये शराब की दुकानें बेचकर कबीर की पसंद का कुछ और करेंगे जिसमें उसको इंटरेस्ट हो। कबीर अब बिल्कुल अकेला हो गया था। अब पहले की तरह ही फिर वो घर से बाहर ज़्यादा और घर में कम रहने लगा, क्योंकि घर तो उसे अब खाने को दौड़ता था। घर में आता तो किसके लिए? कबीर को उम्मीद थी कि एक ना एक दिन ऊषा वापस ज़रूर आ जाएगी। अब कबीर ने अपना पूरा ध्यान अपने बिजनेस में लगा दिया, क्योंकि अब बिजनेस को संभालने वाला वो अकेला ही तो रह गया था। इधर ऊषा घर छोड़कर तो आ गई थी, परंतु अब उसके पास नौकरी भी नहीं थी। सबसे पहले वे पायल से संपर्क करती है कि उसे उसके मामा के स्कूल में नौकरी मिल जाए। पायल अपने मामा से बात करती है तो उसके मामा कहते हैं कि बेटा इस सत्र में तो उनके स्कूल में कोई जगह खाली नहीं है। जैसे ही ये सत्र पूरा होता है तो कोई ना कोई काम हम उसे ज़रूर दे देंगे, तब तक के लिए कुछ और देख ले। ऊषा बहुत परेशान थी कि अब जाए तो कहाँ जाए। वो अपनी माँ के पास कुछ दिन के लिए रहने चली जाती है, परंतु माँ को कुछ बताती नहीं है। वहीं से कोई ना कोई काम ढूंढती है। ऊषा अपनी माँ के पास ज़्यादा दिन नहीं रुकना चाहती थी, तो 4-5 दिन माँ के पास रुककर ऊषा पायल के पास आ जाती है 2-4 दिन रुकने के लिए। पायल एक किराए पर कमरा लेकर अपनी एक दोस्त के साथ रहती थी। पायल की फ्रेंड पूजा के साथ ऊषा की बातचीत होती है। पायल की फ्रेंड पूजा को पता चलता है कि ऊषा को जॉब की तलाश है। तब पायल की फ्रेंड पूजा बताती है कि वह जिस कंपनी में काम करती है वहाँ एक एम्प्लॉय की ज़रूरत है। अगर ऊषा चाहे तो वहाँ ट्राई कर सकती है। ऊषा अपना रिज्यूम पूजा को दे देती है। पूजा ऊषा का रिज्यूम अपने मैनेजर को दे देती है। मैनेजर, पूजा जी उन्हें कल इंटरव्यू के लिए बुलाइए। पूजा ऊषा को इस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए लेकर जाती है। वहाँ 1-2 लोग और भी इंटरव्यू देने आते हैं। ऊषा वहीं बेंच पर बैठकर अपनी बारी आने का इंतजार करने लगती है। गार्ड जब ऊषा के नाम की आवाज़ लगाता है तो ऊषा केबिन के गेट को धीरे से धकेलते हुए, मे आई कम इन सर? यस कम इन, अंदर से आवाज़ आती है।
प्लीज़ सिट डाउन। मैनेजर चेयर की तरफ इशारा करके कहते हैं। उषा अपनी फाइल आगे बढ़ा देती है और चेयर पर बैठ जाती है। मैनेजर फाइल को उलट पलट कर देखने के बाद, अकादमिक रिकॉर्ड तो आपका अच्छा है, आपका कोई अनुभव है? मैनेजर पूछते हैं। सर, वैसे तो मुझे कोई अनुभव नहीं है, परंतु मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम अवश्य करूंगी। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, हमें एक अनुभवी एम्प्लॉय की ज़रूरत है। सर, जब काम करूंगी तो अनुभव भी हो ही जाएगा, पर कोई तो होगा जो मुझे पहली बार काम देगा। अनुभव न होने की वजह से उस कंपनी के मैनेजर ने उषा को काम देने से मना कर दिया। उषा निराश होकर वापस आ जाती है और पूजा को सब बताती है। पूजा, उषा, तुम रुको, मैं अभी सर से बात करके आती हूँ। पूजा मैनेजर के केबिन में जाती है। पूजा, सर, उसे काम की बहुत ज़रूरत है और उसकी गारंटी मैं लेती हूँ कि वो बहुत ही अच्छे से काम करेगी। प्लीज़ उसे काम दे दीजिए। मैनेजर, पूजा, तुम समझने की कोशिश करो। मुझे एक ऐसा असिस्टेंट चाहिए जो मेरे हर काम को अच्छे से हैंडल कर सके। मेरी मीटिंग्स वगैरह को भी सेट करना है। ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। पूजा, आप एक मौका तो दीजिए सर, प्लीज़। उसके काम में यदि कोई कमी हो तो आप उसे काम से निकाल देना। पूजा के बहुत कहने पर कंपनी के मैनेजर ने उषा को एक मौका देने का निश्चय किया। मैनेजर, ठीक है, उषा को अंदर भेज दीजिए। पूजा उषा को अंदर भेज देती है। उषा केबिन के डोर को नॉक करती है। अंदर से मैनेजर, यस, कम इन, और उषा को अपने सामने बैठने के लिए कहकर उसे काम समझाने लगते हैं। उषा को कोई अनुभव तो नहीं था, परंतु उसे नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसलिए उसने मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वह मैनेजर के अकॉर्डिंग काम करने के लायक हो गई। कंपनी के मैनेजर ने उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिया। अब मैनेजर के हर काम को उषा ही डिसाइड करने लगी। उन्हें कब कहाँ जाना है, कौन सी मीटिंग कितने बजे अटेंड करनी है। चंद दिनों में ही उषा कंपनी के मैनेजर की सबसे फेवरेट एम्प्लॉय बन गई। मैनेजर मिस्टर अविनाश उषा के काम से इतने खुश था कि वह उषा से अपनी पर्सनल चीज़ें भी डिस्कस करने लगा। उषा, सर, आपको मिस्टर देसराज से मिलना है, तो क्या मैं कल 9 बजे आपकी मीटिंग फिक्स कर दूं? अविनाश, उषा, हमारा जो स्लॉट खाली हो उसमें आप अपने हिसाब से मीटिंग फिक्स कर दिया करें। हर मीटिंग के लिए हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि तुम जो भी करोगी वह सही ही करोगी। उषा, ओके सर, तो आप 9 बजे मीटिंग के लिए रेडी हो जाना। अगले दिन 8:30 बजे। उषा, सर, 8:30 बज गए हैं और 9 बजे आपकी मीटिंग मिस्टर देसराज के साथ मूनलाइट होटल में है, तो हमें अभी वहाँ के लिए निकलना है। तो सर, आप प्लीज़ जल्दी से रेडी हो जाइए, तब तक मैं आपकी गाड़ी बाहर निकालती हूँ। तभी अविनाश की शर्ट की तरफ उषा की नज़र जाती है, जो कि कंधे पर से फटी हुई थी। उषा, सर, आपकी शर्ट कैसे फट गई? हमें तो अभी मीटिंग के लिए निकलना था। मिस्टर अविनाश अपनी शर्ट की तरफ देखकर, ओह गॉड, ये क्या हुआ? और यहाँ केबिन में तो मैंने अपना कोई और कपड़ा रखा भी नहीं है। अब क्या करें? उषा, हमें फटाफट से पहले एक शर्ट खरीदनी होगी, तो चलिए हम पास के मॉल में चलते हैं और वहाँ से मुझे एक शर्ट खरीदनी है। उसके बाद हम मीटिंग के लिए चलेंगे। उषा, ओके सर, मैं गाड़ी निकालती हूँ, तब तक आप आ जाइए। उषा अविनाश की गाड़ी निकालती है। तब तक अविनाश भी आकर गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठ जाते हैं। उषा मोस्टली कम ही बोलती थी, लेकिन केवल काम होता था तो ही वह अविनाश से बातें करती थी। ऑफिस से कुछ ही दूरी पर एक मॉल था। 10 मिनट ड्राइव करने के बाद दोनों मॉल में पहुंचते हैं और जेंट्स अपार्टमेंट में पहुंचकर अविनाश अपने लिए एक शर्ट देखता है। अविनाश एक लाइट ब्लू कलर के कॉटन का शर्ट हाथ में लेकर, उषा, देखो तो मुझे ये शर्ट ठीक लग रही है? उषा अविनाश की तरफ देखकर, यस सर। अविनाश देखता है कि उषा ने बिना गौर किए ही जवाब दे दिया, तो उन्होंने अपने हाथ में रखी शर्ट को छुपाते हुए उषा से कहा, अच्छा उषा, बताओ तो
मैंने कौन से रंग की शर्ट उठाई है? उषा यह सुनकर एकदम से अचकचा जाती है, क्योंकि उसने तो शर्ट का कलर देखा ही नहीं था। तब अविनाश उषा के पास आकर बड़े प्यार से कहते हैं, उषा, हर जगह मेरा असिस्टेंट बनने की ज़रूरत नहीं है। एज ए फ्रेंड भी मुझे बता सकती हो कि कौन सी शर्ट मुझ पर अच्छी लग रही है, और आज तुम मेरे लिए एक शर्ट पसंद करोगी। वैसे तो तुम मेरा सारा काम बहुत अच्छे से करती हो। आज तुम जो शर्ट पसंद करोगी मुझे वही पहननी है। अब देखता हूँ कि तुम्हें मेरे लिए कौन सी शर्ट पसंद करनी है। उषा थोड़े छेपते हुए, सर आप पर कोई भी शर्ट पहनो, आप पर सब अच्छी लगते हैं। अविनाश, अगर सब अच्छी लगती हैं तो फिर ठीक है, कोई भी एक उठा कर दे दो, मैं वही पहन लूँगा। उषा को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। अब उषा को कोई एक शर्ट चूज़ करनी थी और टाइम भी बहुत कम था। तो उषा देखती है कि अविनाश ने ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई है और मैरून टाई। अब कोई ऐसी शर्ट चूज़ करनी है जो पैंट और टाई दोनों को सूट करे। उधर उषा इधर उधर देखने के बाद एक लाइट पीच कलर की शर्ट उठाकर, सर आई थिंक यह आप पर सूट करेगी। अविनाश चेंजिंग रूम में जाकर शर्ट चेंज कर लेता है और आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को देखता है। वाकई वो शर्ट उस पर बहुत जच रही थी। मॉल से निकलकर दोनों होटल मूनलाइट के लिए निकल पड़ते हैं। होटल पहुंचकर दोनों मीटिंग रूम में पहुंचते हैं तो वहां पर मिस्टर देसराज पहले से ही मौजूद थे और उनका इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों आज का पार्ट यही ख़त्म करते हैं। जानते हैं अगले पार्ट में कि आगे क्या होता है। दोस्तों कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।